गुड मॉर्निंग क्लास। कल हम लोगों ने जब ये चैप्टर किया था जनरल प्रिंसिपल ऑफ आइसोलेशन ऑफ मेटल्स, तो वी वर टॉकिंग अबाउट द थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल दैट इज़ हेल्प्ड अस इन चूजिंग द रिड्यूसिंग एजेंट। तो हम लोगों ने उसका एप्लीकेशन देखा था कि किस तरीके से हम लोग डेल्टा जी की वैल्यू को लेकर चूज़ कर सकते हैं हमारे मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए एक रिड्यूसिंग एजेंट that should be suitable for the reduction in the given temperature conditions. उसके लिए हम लोगों ने एलिंगम डायग्राम रेफर किया था। वी डिस्कस्ड अबाउट द एलिंगम डायग्राम, जिसमें हमने देखा था कि डेल्टा जी का वेरिएशन हमें नज़र आ रहा था अलोंग द टेम्परेचर। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे थे वैसे वैसे रिएक्शन के ऑक्सीडेशन कर्व्स की डेल्टा जी वैल्यू हमें नज़र आ रही थी। और हम लोगों ने ये देखा था कि अगर हमें बात करनी है किसी भी रिएक्शन की फिजिबिलिटी की, तो दो रिएक्शंस जो थी, मेटल का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन और रिड्यूसिंग एजेंट का ऑक्सीडेशन, ये दोनों ही रिएक्शन के डेल्टा जी का जो सम था दैट शुड बी नेगेटिव। अगर ऐसा होता है तो वो रिएक्शन जो है वो पॉसिबल है, यानी कि आप वो रिड्यूसिंग एजेंट चूज़ कर सकते हो, अदरवाइज़ नहीं। वी टुक द एग्जाम्पल ऑफ कार्बन एज रिड्यूसिंग एजेंट फॉर आयरन ऑक्साइड। और हमने देखा था व्हेन वी वर डिस्कसिंग इट बिलो 420 केल्विन, तो आयरन ऑक्साइड का कर्व नीचे की तरफ आ रहा था। दैट मीन्स इसके लिए डेल्टा जी की वैल्यू ज़्यादा नेगेटिव थी। ये रिएक्शन पलटने वाली है, तो जब आप इसे पलटोगे तो इसके डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। दैट मीन्स यहाँ पर डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव में ज़्यादा है और नेगेटिव वाले के लिए कम है। तो इसीलिए इन दोनों का सम पॉजिटिव आया था और ये रिएक्शन फिजिबल नहीं थी। बट व्हेन वी वर डिस्कसिंग द सेम रिएक्शन अबव 420 केल्विन, इसके बाद जब हमने देखा तो सिचुएशन बिल्कुल उल्टी हो गई थी। कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए नेगेटिव की वैल्यू ज़्यादा थी और आयरन ऑक्साइड वाले के लिए नेगेटिव की वैल्यू डेल्टा जी की कम हो गई थी नेगेटिव के अंदर। तो इसीलिए हमारे पास जो दोनों का सम करने के बाद सिचुएशन आई वो क्या हो गई थी, दोनों की डेल्टा जी के सम की वैल्यू केम आउट टू बी पॉजिटिव, इसीलिए रिएक्शन फिजिबल थी। तो यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, ये इन्फरेंस निकाल लिया था कि जो भी एलिमेंट या कंपाउंड नीचे की तरफ प्रेजेंट होगा एलिंगम डायग्राम में, वो ऊपर वाले ऑक्साइड या कंपाउंड को रिड्यूस कर सकता है। तो एलिंगम डायग्राम में जो भी कंपाउंड या एलिमेंट नीचे की तरफ आता है वो एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है उन सब के लिए जो उसे ऊपर लाई कर रहे हैं एलिंगम डायग्राम में। आई होप दिस मच इज क्लियर टू एवरीवन। नाउ सी द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। अगर हम किसी भी मेटल को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं बाय यूजिंग अ सूटेबल कार्बन कंपाउंड, देन दैट प्रोसेस इज नोन एज स्मेल्टिंग। तो अगर आप किसी भी मेटल को एक्सट्रैक्ट कर रहे हो बाय रिडक्शन ऑफ इट्स ऑक्साइड विद कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड, then this process is called smelting, and this has been asked for 1 mark, that what do you understand by smelting or how smelting is done or what is the reducing agent in smelting. So either carbon or carbon monoxide can be used for the reduction of metal oxides in the process of smelting. Now the question that arises is कि कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड में से हम किसको चूज़ करेंगे when it come to decide a reducing agent, a better reducing agent. So let's just see a graph over here. As you can see that these lines intersect at 983 Kelvin, around 983 Kelvin. What's going on here is carbon is getting converted into CO2, and here carbon is getting converted into carbon monoxide, and here carbon is getting converted into CO2. Actually it's carbon monoxide. This is not carbon, make it carbon monoxide. Okay, yeah, that's carbon monoxide. तो अगर आप देखोगे बिलो 983 केल्विन, बिलो 983 केल्विन जो लाई कर रहा है यहाँ पर नीचे की तरफ, ये वाला ग्राफ है। ये वाला ग्राफ किसके लिए है? कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए। आई हैव करेक्टेड इट, इट्स कार्बन मोनोऑक्साइड ओवर हियर। ओके, तो जो नीचे की तरफ प्रेजेंट होता है वो क्या कर सकता है, ऊपर वाले दोनों को रिड्यूस कर सकता है। यानी कि यहाँ पर 983 केल्विन से नीचे नीचे कार्बन मोनोऑक्साइड का ग्राफ सबसे नीचे की तरफ प्रेजेंट है। सो इट इज़ गोइंग टू बी द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट और द मोस्ट इफेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट। तो अगर आपसे पूछा जाए कि विच कार्बन ऑक्साइड
will be better reducing agent below 983 Kelvin, then your answer is going to be carbon monoxide. लेकिन अगर आप 983 पर बात करें, 983 पर सभी ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स आप तीनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं. इट्स गोइंग टू बी द वेरी सेम थिंग. कार्बन, ईदर कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड, बोथ आर गोइंग टू बिहेव एज इक्विवेलेंट रिड्यूसिंग एजेंट. लेकिन अगर आप 983 केल्विन की बात करते हैं तो यू कैन सी हियर कि सिचुएशन पूरी तरीके से बदल गई है. ग्राफ इंटरसेक्ट करने के बाद इंटरचेंज कर चुका है अपनी पोजीशन. कार्बन मोनोऑक्साइड ऊपर की तरफ जा चुका है और कार्बन का जो ग्राफ है वो नीचे की तरफ जा चुका है. तो अभी नीचे कौन है? कार्बन. तो 983 के बाद कौन इफेक्टिव होगा? कार्बन. लेकिन 983 से पहले कौन इफेक्टेड था? कार्बन मोनोऑक्साइड. तो इस ग्राफ की मदद से आप चूज़ कर सकते हो कि किस टेम्परेचर पे कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट इज़ गोइंग टू बी मोर इफेक्टिव. आई होप दिस इज़ क्लियर. लेट जस्ट सी फ्रॉम द थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू. It says that below 983 Kelvin, both carbon and carbon monoxide act as a reducing agent. But since CO is more easily oxidized to CO2 than carbon, therefore below 983 CO is going to be more effective, right? CO is going to be more effective. However, above 983 Kelvin, CO is more stable and hence its oxidation to CO2 is less rapid than carbon. Therefore, carbon is going to be more effective reducing agent. तो 983 से पहले कार्बन मोनोऑक्साइड अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है और 983 के बाद इट्स कार्बन. बट एट पर्टिकुलरली 983 both are going to be equivalently effective reducing agent. तो आप 983 पे कोई भी यूज़ कर सकते हैं. उससे कम कार्बन मोनोऑक्साइड और उससे ज़्यादा टेम्परेचर पर इट्स गोइंग टू बी कार्बन. आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन. You may take the screenshot if you want to. Okay, now coming on to the next slide. इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे हम लोगों को रिड्यूसिंग एजेंट देखना है. अब रिड्यूसिंग एजेंट हम लोगों ने डिसाइड कर लिया हमारे लिए आयरन ऑक्साइड होने वाला है अबव 473 केल्विन के ऊपर. तो अब हम इसको अप्लाई करेंगे. चलो, नेक्स्ट वी हैव टू सी द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम हेमेटाइट. हेमेटाइट से हम लोग कैसे आयरन को निकालेंगे, दैट वी हैव टू सी. उससे पहले लेट जस्ट हैव अ लुक एट दिस फर्नेस. आप एनसीईआरटी से भी इसको रेफर कर सकते हैं, उसमें प्रॉपर बनाया हुआ है. मैंने सिर्फ आपको आउटलाइंस यहाँ पर दिखाई है सो दैट यू हैव एन रफ आइडिया कि कैसे कैसे ये काम करता है. इफ़ यू कैन सी ओवर हेयर इट्स शेप इज़ नॉट यूनिफॉर्म, लाइक इट्स वाइडर फ्रॉम द बॉटम. और ऊपर की तरफ से अगर आप देखेंगे तो इट हैज़ अ नैरो माउथ. If you can see over here, this particular assembly has been designed in such way कि ये क्या करती है, जो भी गैसेस निकलती है ना नीचे से, यू कैन सी इट्स वाइडर ना, यहाँ से काफ़ी वाइड है, जबकि ऊपर से इफ़ यू कंसिडर इट हैज़ अ नैरो माउथ. इट हैज़ बीन डन इंटेंशनली टू reduce the escape of gases that will be forming in the furnace. Okay, this assembly is known as blast furnace. Furnace is फर्नेस भट्टी के जैसे होता है जहाँ पर आपका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है. तो ये अंडरग्राउंड बनाए जाते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे काम होता है. सो इस फर्नेस का नाम इज़ ब्लास्ट फर्नेस. और इसकी शेप इज़ इंटेंशनली डिज़ाइन सो दैट जो भी गैसेस इसमें से निकल रही होंगी उनका निकलना रोका जा सके. ऊपर से माउथ अगर छोटा होगा तो गैसेस का निकलना इतना ज़्यादा आसान नहीं हो पाएगा. तो इसीलिए इसकी पर्टिकुलर शेप ऐसे बनाई जाती है. ओके, इस जोन को हम समझ लेते हैं एक बार. इस असेंबली को हम लोग देख लेते हैं. होता क्या है यहाँ पर ब्लास्ट फर्नेस में, नीचे से अगर आप देखेंगे यहाँ पर ये आपको नज़र आ रहा होगा, दो आपको सर्कल्स यहाँ पर ऐसे नज़र आ रहे हैं. ये एक्चुअली यहाँ से हॉट एयर पंप कराई जाती है. सो यहाँ से हॉट एयर अंदर जाती है. तो अगर यहाँ पर एयर अंदर जा रही है और जो एयर यहाँ से ब्लोन की जाती है दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली एट टेम्परेचर 1000 केल्विन. सो इतनी गर्म हवा हम लोग इस ब्लास्ट फर्नेस पे डालते हैं जिसका टेम्परेचर कुछ 1000 केल्विन पर होता है, राइट. तो यहाँ से जब एयर अंदर जाएगी और शुड आई से कि हॉट ऑक्सीजन अंदर जाएगी तो यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा. आई नो कि आप यहाँ पे 2170 केल्विन देख पा रहे हैं. ऑल्दो हमने 1000 केल्विन ऑक्सीजन डाला है लेकिन टेम्परेचर उससे डबल है. और ऐसा क्यों हुआ है दैट वी विल डिस्कस. बट फॉर नाउ इट्स श्योर कि नीचे की तरफ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है.
अभी आपको पता है गर्म हवा है और गर्म हवा की टेंडेंसी होती है ऊपर की तरफ फ्लो करने की। तो जैसे जैसे हवा ऊपर की तरफ फ्लो करेगी वो ठंडी होती चली जाएगी। एंड दैट्स द रीज़न कि जब आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर डिक्रीज़ होता चला जाएगा इस ब्लास्ट फर्नेस में। तो इस ब्लास्ट फर्नेस में टेम्परेचर सबसे ज़्यादा नीचे की तरफ होता है। एंड एज यू विल अराइज above in the furnace temperature will keep on decreasing, so that's the reason for it. तो नीचे की तरफ सबसे hot zone होता है, this is moderately hot zone and this is your comparatively cooler zone. So this is hot, moderate and less temperature, high temperature, moderate temperature and lower temperature. तो इस तरीके से 3 zones आपके blast furnace के अंदर होते हैं। अभी देखिए इस असेंबली में ऊपर की तरफ आपको 3 होल नज़र आ रहे होंगे। 3 होल किस लिए हैं? वो दैट हैव अ पर्टिकुलर फंक्शन। फ्रॉम वन वी आर गोइंग टू इंसर्ट आर ओर इनटू द फर्नेस। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग ओर को इंसर्ट कराएंगे। उसके बाद हम लोगों को जो भी उसके ऊपर ट्रीटमेंट करना है तो हम वो ट्रीटमेंट करने के लिए कंपाउंड्स उसके ऊपर डालते हैं। लेट्स जस्ट डिस्कस दैट कि वो क्या क्या होने वाले हैं। ओके, सी हेमेटाइट से हम लोगों को आयरन एक्सट्रैक्ट करना है। तो आयरन इज़ यूजुअली एक्सट्रैक्टेड बाय फर्स्ट। आपको पता है सबसे पहले तो हम करते ही क्या है, कंसनट्रेट करते हैं। और कंसनट्रेशन का इसका क्राइटेरिया है ग्रेविटेशन सेपरेशन। क्योंकि आयरन काफ़ी हैवी पार्टिकल्स होते हैं तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसीलिए हम लोग इसको पहले ग्रेविटी सेपरेशन के थ्रू कंसनट्रेट करा लेते हैं। देन इम्प्योरिटी रिमूव, देन हम लोगों को क्या करना होता है, आपको पता है इसके कंपाउंड में क्या होता है, हेमेटाइट के अंदर सल्फर प्रेजेंट होता है ना, सल्फाइड की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो हम क्या करेंगे, कैल्सिनेशन ऑक्साइड की फॉर्म में प्रेजेंट होता है Fe3O4। तो कैल्सिनेशन के थ्रू हम लोग क्या कराएंगे, इसको ऑक्साइड में चेंज कराएंगे। तो कैल्सिनेट करने के बाद मॉइस्चर और इम्प्योरिटी इसमें से निकाल दिए जाते हैं। कैसे निकलेंगे इम्प्योरिटी, कौन कौन सी होती है? सल्फर प्रेजेंट होता है एज इम्प्योरिटी, जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके SO2 गैस बन के निकल जाएगा। आर्सेनिक इम्प्योरिटी की तरह प्रेजेंट है, जो आर्सेनिक ऑक्साइड बन के गैस से इस फॉर्म में निकल जाएगा। सिमिलरली फोस्फोरस विल बी एक्सर्टेड आउट एज फोस्फोरस ऑक्साइड। सो ये तीनों ही इम्प्योरिटीज़ यहाँ से हम लोग कैल्सिनेशन के थ्रू रिमूव करा देते हैं। नाउ द नेक्स्ट प्रोसेस इज़ कि एक बार अगर आपने ऑक्साइड बना लिया ना, आप लोगों ने क्या किया, हाइड्रेटेड ऑक्साइड से आपने ऑक्साइड बना लिया तो मेटल का ऑक्साइड मिल गया। अब रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए, रिड्यूसिंग एजेंट को यूज़ करके आप उसे रिड्यूस करा लेंगे और आपको मेटल मिल जाएगा। एंड हाउ डू वी डू दैट? हम लोग कराते हैं उसे स्मेल्टिंग से। वी हैव रिसेंटली डिस्कस्ड इट, अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है। स्मेल्टिंग इज़ नथिंग बट द reduction of a particular oxide using carbon or carbon monoxide. And how do we just do it? We do it by the furnace which have Turi's arrangement for the introduction of hot air that I have shown you कि उसका जो arrangement है वो किस तरीके से होता है। नीचे आपको हॉट एयर पाइप्स मिलेंगे जहाँ से हम लोग जो हॉट एयर है उसको अंदर डालते हैं। अ टैपिंग होल फॉर द विड्रॉइंग ऑफ मोल्टन आयरन, नीचे की तरफ आपको छेद मिलते हैं जहाँ से आप मेल्टेड आयरन को एक्सट्रैक्ट करा सकते हैं। और एक आउटलेट मिलता है स्लैग को निकालने के लिए। नाउ व्हाट इज़ स्लैग, हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। स्लैग इज़ नथिंग बट इम्प्योरिटीज़ जितनी भी थी वो फ्लक्स के साथ रिएक्ट करेंगी और बाहर निकल जाएंगी आपके मेटल से। इसे प्रैक्टिकली देखते हैं कि प्रोसेस हमें कराना कैसे होता है। हैव अ लुक एट इट। देखिए अब हम लोगों को क्या करना है, हमें अपना रिड्यूसिंग एजेंट चूज़ करना है एंड वी हैव चूजन इट एज कार्बन। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऊपर से ओर डालते हैं। ओर को हम किसके साथ मिलाते हैं, कोक के साथ, दैट इज़ कार्बन। कितना कार्बन होता है, वी हैव रिटन इट हियर, 4 पार्ट्स कोक होता है एंड देयर इज़ 1 पार्ट ऑफ लाइमस्टोन। लाइमस्टोन यहाँ क्या करता है, लाइमस्टोन हियर एक्ट एज फ्लक्स। ओके, सो लाइमस्टोन क्या होता है, CaCO3 होता है हमारे पास। लाइमस्टोन हेयर डज नथिंग बट CaCO3 हाई टेम्परेचर पर जाकर व्हाट इट डज इज़ इट गेट डिकम्पोज्ड। और किसके अंदर ये डिकम्पोज हो जाता है, ये डिकम्पोज होता है CaO प्लस CO2। तो जब आप इसके अंदर लाइमस्टोन डालते हैं, लाइमस्टोन मैंने आपको अभी भी बताया वर्क नथिंग बट एज रिड्यूसिंग फ्लक्स। ये फ्लक्स की तरह बिहेव नहीं करेगा लाइमस्टोन, लेकिन ये क्या करेगा, डिकम्पोज होगा
CaO एंड CO2 के अंदर। तो CaO और CO2 के अंदर डिकम्पोज होने से जो CaO निकलेगा वो यहाँ पर फ्लक्स की तरह काम करेगा। सो लाइमस्टोन यहाँ पर हमें क्या कर रहा है, फ्लक्स प्रोवाइड करा रहा है। ओके, जस्ट अ सेकेंड। तो CaCO3 यहाँ पर क्या करेगा, डिकम्पोज होगा CaO के अंदर एंड CO2 के अंदर। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा CaO which is now going to behave as reducing agent. I'm really sorry, not reducing agent but as flux. तो फ्लक्स की तरह ये बिहेव करेगा। फ्लक्स की तरह बिहेव करने से देखो होगा क्या, CaO हमने पढ़ा एक बेसिक कंपाउंड होता है, तो ज़रूर हमारे यहाँ पे जो इम्प्योरिटी है दैट इज़ गोइंग टू बी एसिडिक एंड दैट इज़ एसिडिक, क्योंकि पहले भी मैंने आपको बताया है कि हेमेटाइट के अंदर इम्प्योरिटी होती है सिलिका। सिलिका आपको पता है एसिडिक होता है नेचर में, तो उसके साथ रिएक्ट करने के लिए हमें बेसिक कंपाउंड चाहिए और CaO बेसिक होता है। तो देखो अब होगा क्या, ऊपर से आपने ओर डाला है, यहाँ से आपने लाइमस्टोन डाला, यहाँ से आपने कोक डाला, तीनों चीज़ें नीचे जाएंगी। सबसे पहले यहाँ पर होता क्या है, टेम्परेचर, ये जैसे ही यहाँ पर पहुँचेगा ऊपर वाले जोन में आपके ये गैसेस पहुँचेंगी, और आप डाल ही चुके हो, नीचे जा चुका है, उसके बाद आपने लाइमस्टोन डाला है और कोक डाला है। ओके, तो यहाँ पर देखो क्या होगा, जैसे ही आपका कोक ऊपर से नीचे जाएगा, नीचे पहुँचते ही यहाँ से नीचे से आपने क्या डाला था, उसके अंदर ऑक्सीजन गैस पास कराई थी, हॉट ऑक्सीजन। तो इस नीचे वाले जोन में जहाँ पर आपने ब्लो करवाई है ऑक्सीजन 2170 केल्विन, कैसे हुआ वो देखो। ये इसलिए हुआ क्योंकि कार्बन यहाँ पर रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ और बनाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। नीचे की तरफ इस पोर्शन में जहाँ पर आपने हॉट एयर ब्लो कराया, ऊपर से कार्बन आया, दोनों मिलके यहाँ पर रिएक्ट करके बनाएंगे CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, एंड दिस रिएक्शन इज़ क्वाइट एक्सोथर्मिक, जिसकी वजह से आपने डाला तो 1000 केल्विन था एयर, जो आपने एयर ब्लो इन कराई थी वो 1000 केल्विन पर थी, लेकिन ब्लो इन कराने के बाद जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुई उसकी वजह से टेम्परेचर बढ़कर 2170 केल्विन पहुंच गया। सो आई होप दिस पॉइंट इज़ क्लियर टू यू नाउ कि पहले ऐसा नहीं था, अभी इतना टेम्परेचर क्यों हो गया, क्योंकि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, जिसकी वजह से क्या हुआ, टेम्परेचर और इंक्रीज़ हो गया और बढ़ के पहुँच गया 2170 केल्विन पर। तो ऊपर जैसे जाते जाएंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो बनी है वो ऊपर की तरफ जाएगी। ऊपर की तरफ जाते जाते क्या होगा, देखो यहाँ पर अगर आपको नज़र आ रहा है, कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कुछ कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया और कुछ क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। तो इस तरीके से क्या होगा, रिएक्शन हो जाएगी। अब बचा हुआ कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बना लेगा, CO2, कार्बन प्लस CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया, और कार्बन प्लस O2 क्या बन गया, CO2। तो कुछ CO2 के साथ बचा हुआ कार्बन जो ऊपर से आ रहा है वो रिएक्ट करके क्या बना लेता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। अभी हमने देखा था कि 973 केल्विन से ऊपर यानी कि ऊपर इस वाले जोन में जहाँ टेम्परेचर कम है, लेस टेम्परेचर वाले जोन में कार्बन मोनोऑक्साइड रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, और नीचे की तरफ अगर हम जाएंगे जहाँ हायर टेम्परेचर है वहाँ कौन बिहेव करेगा, कार्बन विल बिहेव एज रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो एट हायर टेम्परेचर कार्बन किसकी तरह यूज़ होगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, और ऊपर वाले जोन में कार्बन मोनोऑक्साइड यूज़ होगा। सो लेट जस्ट सी द रिएक्शंस अकॉर्डिंग टू द जोन्स। तो ये रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेट अवे आपसे 3 नंबर में पूछा जाता है, व्हाट आर, राइट डाउन द रिएक्शंस इन्वॉल्व इन ब्लास्ट फर्नेस अकॉर्डिंग टू देयर टेम्परेचर रेंज। सो लेट अस सी कि लो टेम्परेचर पर क्या होता है, लो टेम्परेचर पर रिडक्शन होनी शुरू होती है। तो आपको पता है नीचे से कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड बन के आया है। नाउ दिस कार्बन मोनोऑक्साइड इज गोइंग टू रिएक्ट विद Fe2O3 दैट इज हेमेटाइट, क्या बनाएगा, मैग्नेटाइट बना लेगा Fe3O4 प्लस CO2। अब ये Fe3O4 दोबारा से कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके रिड्यूस हो जाएगा Fe की फॉर्म में, और कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीडाइज हो जाएगा CO2 की फॉर्म में। बचा हुआ Fe2O3 कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा और पार्शियली रिड्यूस होगा, तो बना लेगा FeO, फेरस ऑक्साइड प्लस CO2, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो इस तरीके से यहीं पर आपको कुछ फॉर्म में आयरन मिल गया है और बचा हुआ आयरन FeO में कन्वर्ट हो गया है।
ठीक है। तो ये जो रिएक्शंस हुई ये हुई अराउंड 500 केल्विन टू 875 केल्विन। तो यहाँ तक 875 केल्विन तक पहुँचने तक हमारा आयरन इज़ गेट रिड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ आयरन और आयरन ऑक्साइड। नाउ लेट्स जस्ट सी कि 875 केल्विन से लेकर 1270 केल्विन तक क्या होता है। यहाँ पर रिडक्शन कंप्लीट हो जाती है। येस, यू हर्ड मी राइट। यहाँ पर रिडक्शन क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। देखो यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं। बचा हुआ आयरन ऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके रिड्यूस होकर आयरन प्लस CO2 बनाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके मोनोऑक्साइड बनाता है। Simultaneously this temperature is suitable for the decomposition of our limestone. तो CaCO3 CaO प्लस CO2 के साथ रिएक्ट करेगा, सॉरी CaCO3 डिकम्पोज हो जाएगा CaO प्लस CO2 के अंदर, ठीक है। और आपको पता है CaO किसकी तरह बिहेव करने वाला है, फ्लक्स की तरह। तो ये CaO अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पे, इट्स गोइंग टू बिहेव एज फ्लक्स। ये फ्लक्स हमारी सिलिका SiO2 इम्प्योरिटी के साथ रिएक्ट करेगा और बना लेगा CaSiO3 दैट इज स्लैग, जो आपको यहाँ पे मिलेगा। इफ़ यू कैन सी ओवर हियर, इस पोर्शन पे राइट हैंड साइड पे नीचे की तरफ दिख रहा है ना आपको, एपरेटस में स्लैग के लिए एक अलग से पोर्शन बना हुआ है। ये आउटलेट है स्लैग की, यहाँ से स्लैग बाहर निकल जाएगा। और क्योंकि आयरन ज़्यादा डेंस होता है तो वो नीचे की तरफ मिलेगा। तो आयरन क्योंकि मेटल है बहुत थिक होगा, तो नीचे की तरफ से मेटल निकलेगा और ऊपर की तरफ से स्लैग निकल जाएगा। अब क्या होगा, अब आयरन मेल्ट होगा 1570 केल्विन पर आयरन मेल्ट होगा और कार्बन सिलिकन और फोस्फोरस को अपने अंदर डिजॉल्व कर लेगा, विच आर लेफ्ट एज इम्प्योरिटी। बॉटम की तरफ अगर हम जाएंगे तो कार्बन हमें पता है रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, और यहाँ पर बचा खुचा अगर कोई आयरन ऑक्साइड होगा तो वो आयरन में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ यहाँ से जो हमें मोल्टन आयरन मिला है दैट स्टिल इज़ नॉट प्योर, क्योंकि उसके अंदर एज यू कैन सी कार्बन सिलिकन और फोस्फोरस की इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट हैं, एंड दोज इम्प्योरिटीज़ आर अबाउट 3 to 5%. Therefore this iron that we have got from here is called pig iron. 3 तरह के आयरन हमारे पास होते हैं, जिसमें से पहला है हमारे पास पिग आयरन। पिग आयरन ब्लास्ट फर्नेस का आउटपुट होता है और इसमें कार्बन सिलिकन और फोस्फोरस की इम्प्योरिटीज़ होती हैं, ठीक है। इसके बाद हम इसे प्रोसेस कराते हैं और कास्ट आयरन में चेंज करते हैं, जिसमें इम्प्योरिटीज़ कम हो जाती हैं 3% तक। I hope this is clear to everyone, because sometimes this may be asked कि what's the difference between pig iron, or what do you understand by pig iron, cast iron. So pig iron is the iron which have around 4% impurities of carbon, silicon, phosphorus, whereas cast iron has 3% to 2.5% impurities of these compounds. Next we have to see is the purest form of iron is, अब हम क्या करते हैं, यहाँ से इंडस्ट्री इसको फर्दर प्रोसेसिंग के लिए आगे, और प्रोसेस करने के बाद जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन की हम बना सकते हैं दैट इज़ रॉथ आयरन। रॉथ आयरन इज़ द फॉर्म ऑफ आयरन दैट इज़ प्योरेस्ट इन इट्स कॉम्पोजिशन, और इससे ज़्यादा आप इसे प्रोसेस नहीं कर सकते। इट्स 0.5% इम्प्योरिटी। तो रॉथ आयरन के अंदर सिर्फ 0.5% इम्प्योरिटी होती है। एंड हाउ डू वी मेक इट, समटाइम इट कैन बी आस्क्ड एज अ क्वेश्चन। तो हम कास्ट आयरन को हेमेटाइट के साथ रिएक्ट कराते हैं। कास्ट आयरन क्या था, 2.5% इम्प्योरिटीज ऑफ कार्बन सिलिकन फोस्फोरस। हेमेटाइट के साथ रिएक्ट करने से क्या होगा, देखो कास्ट आयरन आयरन था, हेमेटाइट आयरन ऑक्साइड है। तो आयरन आयरन ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या कर देगा, एक आयरन दूसरे आयरन ऑक्साइड को रिड्यूस कर देगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका Fe प्लस ऑक्सीडाइज्ड इम्प्योरिटीज़ निकल जाएंगी। तो हेमेटाइट में से आयरन ऑक्साइड रिड्यूस हो गया है आयरन के अंदर और इम्प्योरिटीज़ ऑक्सीडाइज हो जाएंगी। सल्फर SO2 की फॉर्म में रिलीज होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड की फॉर्म में, मैग्नीज मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्म में, फोस्फोरस पेंटा ऑक्साइड की फॉर्म में। तो इस तरीके से सभी गैसियस फॉर्म में निकल जाएंगे और पीछे आपके पास रह जाएगा क्या, आयरन, which now have very less impurity, around 0.5% of impurity. Now coming on to आप लोग ये नहीं जब limestone डाला था, तो आपको पता है हमने इसलिए डाला क्योंकि वो सिलिका की इम्प्योरिटी उसमें होती है। तो कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, सिलिका अगर इम्प्योरिटी की तरह बचा हुआ होता है उसमें, तो हम उसमें कैल्शियम ऑक्साइड डाल देते हैं दोबारा से, ताकि वो किसकी फॉर्म में निकल जाए, कैल्शियम सिलिकेट की फॉर्म में निकल जाए। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, हम रॉथ आयरन बना लेते हैं। सो दिस इज़ द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रॉथ आयरन।
I hope this is clear to everyone. You can take this screenshot if you want to. Okay, so this is how iron is extracted on industrial scale. Now coming on to copper, कि कॉपर को आप कैसे एक्सट्रैक्ट कराएंगे, तो इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि लो ग्रेड जो कॉपर होता है दैट कैन बी ऑटो रिड्यूस्ड और यू कैन से इट कैन अंडरगो सेल्फ रिडक्शन. तो कॉपर ग्लास से अगर आप इसे निकाल रहे हैं तो कॉपर ग्लास से आपको क्या करना पड़ेगा, कॉपर ग्लास इज कॉपर सल्फाइड. तो क्यूप्रस सल्फाइड को पहले आप रोस्ट कराओ, लेकिन आप इसे क्या कराओ, हाफ रोस्ट कराओ, लिमिटेड सप्लाई दो. तो क्या होगा, कुछ क्यूप्रस सल्फाइड क्यूप्रस ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा. तो ये क्यूप्रस ऑक्साइड को आप रिड्यूस करा लो बाद में किसके अंदर, कॉपर के अंदर, और कार्बन ऑक्सीडाइज हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर. सो इट्स क्वाइट सिंपल कि आप लोगों ने पहले सल्फाइड से ऑक्साइड बनाया और ऑक्साइड को रिड्यूस करा लिया कार्बन से, तो आपको कॉपर यहाँ से मिल जाएगा. लेकिन अगर आपको कॉपर निकालना हो फ्रॉम कॉपर पायराइड्स एज यू कैन सी इट्स क्यूप्रस फेरिक सल्फाइड. तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप ओर लेंगे, उसको पहले फ्लोटेशन प्रोसेस कराएंगे, क्योंकि ये सल्फाइड ओर है तो हम इसका कंसंट्रेशन कराएंगे फ्लोटेशन प्रोसेस से. तो हमने इसको पहले फ्लोटेशन प्रोसेस से कंसनट्रेट करा लिया, फिर हम उसके बाद इसकी रोस्टिंग कराएंगे तो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर हम इसकी रिडक्शन करा देंगे कोक के साथ, तो हमें क्या मिल जाएगा, कॉपर मिल जाएगा. रिएक्शंस आप देख सकते हैं, हमने पहले इसे क्या कराया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सल्फाइड अलग कराया, क्यूप्रस सल्फाइड, और फेरस सल्फाइड अलग कर दिया. फेरस सल्फाइड फिर से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके फेरस ऑक्साइड बना लेगा, क्यूप्रस सल्फाइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्यूप्रस ऑक्साइड बना लेगा. नाउ दिस रोस्टेड ओर को हम क्या करेंगे, पाउडर्ड कोक के साथ मिक्स कर देंगे और हाई ब्लास्ट फर्नेस पे रखेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, ये सल्फाइड्स जो हैं वो ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट करेंगे और रिड्यूस हो जाएंगे. और जो फेरस सल्फाइड है, जो इम्प्योरिटी है, उसको हम ऑक्साइड में कन्वर्ट करा चुके हैं. अब इसको हम कैसे निकालेंगे, बाय एडिंग सिलिका. आयरन के अंदर, हेमेटाइट के अंदर सिलिका इम्प्योरिटी थी, लेकिन कॉपर के अंदर आयरन ऑक्साइड की इम्प्योरिटी होती है और सिलिका एज फ्लक्स यूज़ किया जाता है. दिस इज़ रियली इम्पॉर्टेंट, डोंट गेट कन्फ्यूज बिटवीन द टू. आयरन में दैट मीन्स हेमेटाइट के अंदर सिलिका इम्प्योरिटी की तरह प्रेजेंट था, कैल्शियम ऑक्साइड फ्लक्स हमने यूज़ किया था. लेकिन कॉपर के अंदर, कॉपर ग्लास के अंदर आयरन ऑक्साइड इम्प्योरिटी होती है और सिलिका एज फ्लक्स हम यूज़ करते हैं, और हमें दोनों का स्लैग बन के मिलता है आयरन सिलिकेट. सो दैट्स द प्रोसेस दैट वी यूज़ फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम कॉपर पायराइट्स. You can take the screenshot and then we can move on. Okay, so this is how copper is extracted, and now we have to see the extraction of aluminium, that how aluminium can be extracted. Let's just see how we can do that. It's here. Okay, now see, alumina के लिए what we do is the process of extraction of metal by electrolysis of their fused salt is called electrometallurgy. अगर आप किसी मेटल को उसके फ्यूज्ड सॉल्ट से एक्सट्रैक्ट कराते हैं तो वो प्रोसेस इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से, तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोमेटलर्जी कहलाता है. एंड दैट्स एग्जैक्टली द प्रोसेस दैट वी यूज़ फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम. सी, एल्यूमिनियम इज़ नॉर्मली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स ओर, दैट इज़ बॉक्साइट Al2O3.2H2. तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर हम लोग एल्यूमिना को मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रोलाइट की तरह से यूज़ करते हैं, लेकिन आपको पता है कि इसको मेल्ट करना अपने आप में ही बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो इसीलिए हम इसके अंदर क्रायोलाइट ऐड करते हैं. क्रायोलाइट इज़ नथिंग बट द अनदर ओर ऑफ एल्यूमिनियम दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड. सो यू कैन सी ओवर हियर Na3AlF6 इज़ एडेड टू एल्यूमिना. इसके दो काम होते हैं. ये पहला तो इसका मेल्टिंग पॉइंट को रिड्यूस करता है ताकि इसे मेल्ट करना आसान हो जाए, और दूसरा इट इंक्रीजेज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सो दैट योर मोल्टन Al2O3 कैन बिहेव एज अ बेटर इलेक्ट्रोलाइट. तो इस तरीके से क्या होता है, एल्यूमिना में क्रायोलाइट डालने से हमारा पर्पस पूरा होता है कि एक तो उसका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होता है और दूसरा इट गेट मोर इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव. नाउ अबाउट इलेक्ट्रोलिसिस वी नीड एनोड एंड कैथोड्स, राइट. सो एज यू कैन सी दिस असेंबली ओवर हेयर इन द राइट कॉर्नर. तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि एक टब लिया है जिसकी लाइनिंग कार्बन की गई है, एंड दिस कार्बन लाइनिंग बिहेव एज कैथोड. दैट मीन्स यहाँ पर आकर एल्यूमिनियम डिपोजिट होने वाला है.
एंड यू कैन सी हम लोगों ने कुछ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स डिप किए हैं जिसमें रॉड्स हैं, वो रॉड्स भी कार्बन की हैं और वो एनोड की तरह बिहेव करती हैं. सो हेयर कार्बन बिहेव एज एनोड एज वेल एज कैथोड. तो दोनों ही यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट्स इलेक्ट्रोड्स जो हैं वो कार्बन के होने वाले हैं. कैथोड के ऊपर हमें पता है कि रिडक्शन होगी. सो Al3 पॉजिटिव इलेक्ट्रोलाइट में से निकलेगा, 3 इलेक्ट्रॉन लेगा और एल्यूमिनियम की फॉर्म में डिपॉजिट हो जाएगा. कैथोड पे क्या होगी? ऑक्सीडेशन. और ऑक्सीडेशन यहाँ पर किसकी हो रही है? रिड्यूसिंग एजेंट की. रिड्यूसिंग एजेंट कौन? कार्बन. इसीलिए आपको दिख रहा होगा हमने काफ़ी थिक रॉड्स लिए हैं, क्योंकि कार्बन यहाँ पे रिएक्ट करने वाला है Al2O3 में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ, एंड इट्स गोइंग टू फॉर्म CO2. तो कार्बन O2 नेगेटिव के साथ रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा और फर्दर रिएक्ट करके CO2 भी बना सकता है. दिस होल प्रोसेस इज नोन एज हॉल-हार्लॉट प्रोसेस. तो ये प्रोसेस के अंदर हम लोगों ने कार्बन का एनोड लिया है, कार्बन का कैथोड लिया है. कार्बन यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट होगा. कार्बन Al2O3 में से एल्यूमिनियम को निकालेगा और खुद ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडाइज हो जाएगा. दैट्स वाई एनोड के ऊपर कार्बन का ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड के ऊपर एल्यूमिनियम का रिडक्शन होता है. So these are the reactions that are involved in the extraction of aluminium. And this process, I am repeating, is known as Hall-Harlot process. So see, this is the extraction of metal. This is how we extract metal using thermodynamic principle and electrochemical principle as well. अभी आपने ये जो देखा है ना extraction of aluminium, ये हमने किस बेसिस पे किया है? This is the application of electrolytic principle. Electrolytic principle क्या कहता है कि किसी भी रिएक्शन के होने के लिए आपकी ई की वैल्यू, ई सेल की वैल्यू क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव. यानी कि कैथोड और एनोड पर होने वाली रिएक्शंस का EMF अगर आप टोटल करें तो पॉजिटिव आना चाहिए. अगर ऐसा हो रहा है तो ई सेल की वैल्यू पॉजिटिव है, तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है? दिस मार्कर इज़ नॉट वर्किंग, अदरवाइज आई वुड हैव रिटन इट ओवर हेयर. तो आप लोग के लिए समझना आसान हो जाता, बट अनफॉर्चुनेटली इट हैज़ स्टॉप्ड वर्किंग. आई डोंट नो व्हाई. एनीवे, अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो आपको पता होगा दैट डेल्टा जी, और वी आर गोइंग टू डिस्कस इट इन डिटेल इन आर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर. तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हम पढ़ेंगे दैट डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस NF ई सेल. तो डेल्टा जी जो है इज इक्वल टू माइनस ई सेल होता है. तो ई सेल की वैल्यू पॉजिटिव अगर होगी तो डेल्टा जी की वैल्यू अपने आप नेगेटिव आ जाएगी, और डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होगी तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी. तो यहाँ पर अगर कैथोड और एनोड यानी कि इस पूरे सेल का EMF अगर पॉजिटिव है तो दिस सेल वुड बी वर्किंग. तो यहाँ पर हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल का यूज़ किया है. हम वो सेल बना सकते हैं जिसका EMF पॉजिटिव आए. तो हमने यहाँ पे सेल बना करके एल्यूमिनियम का रिडक्शन कराया, इसका EMF पॉजिटिव था, तो इसीलिए रिएक्शन स्पॉन्टेनियस थी और ये हो गई. सो दिस इज़ हाउ थर्मोडाइनमिक प्रिंसिपल का हमने एप्लीकेशन देखा ब्लास्ट फर्नेस के अंदर, और इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल का एप्लीकेशन देखा हमने एल्यूमिनियम की एक्सट्रैक्शन में. सो दिस इज़ हाउ ऑल दीज प्रिंसिपल्स आर बेसिकली यूज्ड इन आवर डे टू डे लाइफ, और इनका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन यही है. तो और भी बहुत सारे एग्जाम्पल, बट दिस इज़ हाउ दिस चैप्टर इज़ गोइंग टू एक्सप्लेन द एप्लीकेशन ऑफ दीज टू प्रिंसिपल्स. तो इस तरीके से हम लोगों ने इन दो प्रिंसिपल को यूज़ करके मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कराया है. वी हैव सीन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम. तो ये 3 एक्सट्रैक्शंस आप लोगों से पूछे जाते हैं, इनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, एंड देयर रिएक्शंस आर रियली इंपॉर्टेंट. सो आई सजेस्ट यू कि आप सभी को इनके अंदर प्रोसेसेस की रिएक्शंस पता होनी चाहिए. स्ट्रेट अवे आपसे पूछा जाता है राइट डाउन द रिएक्शंस दैट आर इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन इन ब्लास्ट फर्नेस, or write down the reactions involved in Hall-Harlot process, or write down the reactions involved in the process of extraction of copper from copper glans or copper pyrite. तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, and you should be able to write down their reactions, and for that you have to be really practicing them in written. तो आपका होमवर्क यही रहेगा कि आपको इन सभी रिएक्शंस को बार बार लिख कर पढ़ाई करनी है और इनको समझना है, और you should be capable of writing them down in your own words. नेक्स्ट क्लास में हम लोग कैरी करेंगे इस चैप्टर को आगे, and I guess that would be the last class of this chapter.